गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने कला संबंध तथा कला संबंध स्रोतों का अध्ययन किया था। आज हम स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे। मतलब व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, मतलब व्यतिकरण कब प्राप्त होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण, मतलब व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है वो हम देख रहे हैं। तो स्पष्ट, इसमें लिख सकते हैं हम स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए, स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। आवश्यक शर्तें निम्न है। मतलब स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होगी, जिसमें हमें स्पष्ट और स्थायी व्यतिकरण प्राप्त हो, उसके लिए शर्तें हैं। पहली शर्त है हमारे पास, जो हमें प्रकाश स्रोत दिए गए हैं वो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। हमने कल पढ़ा था कला संबंध क्या होते हैं, कला संबंध क्या होते हैं। तो जो प्रकाश स्रोत दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, कला संबद्ध। तो यह होना चाहिए दोनों प्रकाश स्रोत। पहली शर्त है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त हमारी, दोनों प्रकाश स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। मतलब पहली और इंपॉर्टेंट शर्त है हमारी, दोनों जो प्रकाश स्रोत हम प्राप्त हैं वो दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी है, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर क्या होना चाहिए, बहुत कम। मतलब पथ में अंतर क्या होना चाहिए, पहली तरंग जा रही दूसरी तरंग जा रही, इसमें पथ में कोई ना कोई अंतर आएगा। जैसे ये दो कला संबद्ध है, ये तरंग यहाँ पहुंची यहाँ पहुंची, तो इनके पथ में अंतर क्या होना चाहिए, बहुत अल्प होनी चाहिए पथांतर। तो क्या होना चाहिए, पथांतर बहुत कम होना चाहिए, किनमें, दोनों तरंगों के मध्य। तो दूसरी शर्त है इसकी, पथ में जो अंतर होता है पहले वाली तरंग और दूसरी वाली तरंग में, दोनों तरंगों के मध्य, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत कम होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन है वो दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत कम होना चाहिए। और जो तरंगों की आवृत्ति है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो क्या होगी हमारी दूसरी कंडीशन, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत कम होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो हो गई, मतलब पहली कंडीशन तो हो गई हमारे पास, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए।
दूसरी कंडीशन होगी दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत कम होना चाहिए। तीसरी, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की लिखो, तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति समान, तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, मतलब जो उनकी आवृत्ति है तरंगों प्राप्त, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयाम भी क्या होने चाहिए, आयाम भी समान या लगभग, या तो आयाम क्या हो, समान बराबर हो या लगभग बराबर हो। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जो तरंगों का आयाम है वो क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों जो तरंगे हैं उनका आयाम क्या होना चाहिए, आयाम बराबर होना चाहिए। तरंगों का आयाम, अगली कंडीशन होनी चाहिए, तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। बराबर या लगभग बराबर, तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। और जो तरंग रे आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो आवृत्ति और तरंग यहाँ भी लिखा जा सकता है, तरंग भी क्या होती है, इसकी समान होती है, तो तरंग के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि हमें स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए ताकि ताकि स्पष्ट व्यतिकरण, ताकि स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप, ताकि स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो सके। पांचवी कंडीशन हमारे पास जो आएगी वो आएगी, यदि यदि तरंगे ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए। यदि तरंगे, अगला हम लिख सकते हैं, यदि तरंगे क्या हो, यदि तरंगे ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए। यदि तरंगे ध्रुवित हैं तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में, एक ही तल में होने चाहिए। यदि तरंगे ध्रुवित हैं तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए, नहीं अन्यथा पर्दे पर एक समान तीव्रता प्राप्त होगी। अन्यथा पर्दे पर एक समान
तीव्रता प्राप्त होगी, इसलिए इनके ध्रुवण तल क्या होना चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। तो ये 5 हमने पॉइंट लिख लिए। अगला वो लेजर प्रकाश से निकलने वाली प्रकाशीय तरंग कला संबंध होती है, नोट लगा सकते हो। कला संबंध तरंगें कौन सी होगी, जो लेजर लाइट से निकलती है, जैसे लेजर ले लिया, लेजर से जो निकलती है वो जो तरंगें होंगी वो क्या होते हैं, उससे जो स्रोत प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, कला संबंध होंगे। चाहो तो नोट लगा के लिख सकते हैं अपन नीचे, क्योंकि हमें पता हो कि कला संबंध स्रोत कौन से होते हैं। कल लिखा था उसे नोट में भी लिख सकते हैं अपन इसको, हाँ नोट में लिख सकते हैं। लेजर प्रकाश स्रोत से, लेजर प्रकाश स्रोत, लेजर प्रकाश स्रोत से, लेजर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाशीय तरंग, लेजर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश, लेजर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाशीय तरंग, प्रकाशीय तरंग, लेजर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाशीय तरंग कला संबद्ध होती है, कला संबद्ध होती है। मतलब कौन सी तरंग की कला संबंध होगी वो हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया है। तो ये पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्यतिकरण के शर्तें, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इससे हम व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण कर सकते हैं। दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए, बहुत सारी है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट जो है ये वाली चीजें, दोनों प्रकार से कला संबंध होनी चाहिए, दोनों तरंगों के पथांतर बहुत कम होना चाहिए, तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, तरंगे ध्रुवीय तरंग के दोनों तल एक ही तल में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते, इनमें किसी कमी नहीं हो जाए। तो देखें अब इसके बाद कला संबंध स्रोत, ये तो लिखते हमने। अब कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, जो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की हमने बोला है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। अब कला संबंध होंगे तो वो भी प्राप्त किए जाएंगे। भाई कला संबंध स्रोत अपन ने लिखा है यहाँ कि व्यतिकरण प्राप्त, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। तो अब कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, मतलब कला संबंध स्रोत किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनकी कितनी विधियां हैं, वो विधियां हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, कला संबंध स्रोत किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की 2 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। पहली तरंगाग्र के विभाजन द्वारा और दूसरी आयाम के विभाजन के द्वारा। तो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के लिए कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। एक तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा और दूसरी आयाम के विभाजन के द्वारा। एक बार तो हम तरंगाग्र का विभाजन करेंगे और कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे देखेंगे। फिर दूसरी विधि में हम आयाम का विभाजन करके देखेंगे, तो उसके तहत आयाम विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त करेंगे। तो उसके उदाहरण में क्या क्या आता है, इस उदाहरण में क्या क्या आता है तो देखते हैं। सबसे पहले कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। तो लिख सकते हो यहाँ कला संबंध
कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की, कला संबंधी स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां होती है या दो विधियां हैं या निम्न दो विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कला संबंधी स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां कला संबंधी स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं। अब वो दो विधियां देखते हैं हम। पहली विधि, फर्स्ट विधि है तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा। तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, पहले दोनों के नाम लिखेंगे, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। दूसरी है आयाम के विभाजन द्वारा। तो कला संबंधी स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां होती है या कला संबंधी स्रोत दो विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा, दूसरा आयाम के विभाजन के द्वारा। पहली विधि हम तरंगाग्र का विभाजन, पहली विधि हम तरंगाग्र का विभाजन करके कला संबंधी स्रोत प्राप्त करेंगे। दूसरी विधि में हम आयाम का विभाजन करके कला संबंधी स्रोत प्राप्त करेंगे। तो पहली विधि तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा, फर्स्ट विधि। तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। और क्या प्राप्त कर रहे हैं? कला संबंध स्रोत। तो तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा इसमें आ जाएगा, इस विधि में आपतित जो तरंगाग्र है, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है और ये विभाजित भाग पुनः अध्यारोपित होते हैं। तो हमें पुनः अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है? व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है या व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। ये जो है ये विधि है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। इसमें क्या हो गया? सीधा सीधा इस विधि में आपतित या परावर्तित, या तो आपतित हो रहा हो या परावर्तित तरंगाग्र हो। जैसे हमने लेजर से प्रकाश निकाला उसकी बात कर रहे हैं। इस विधि में आपतित या परावर्तित तरंगाग्र, इसमें तरंगाग्र के विभाजन द्वारा में, इस विधि में तरंगाग्र विभाजन द्वारा विधि में क्या है? इस विधि में आपतित या परावर्तित तरंगाग्र को, आपतित या परावर्तित तरंगाग्र जो है, आपतित या अपवर्तित कर दो, सॉरी परावर्तित क्या, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी विधि के द्वारा, इस विधि में आपतित तरंगाग्र, जो भी तरंगाग्र आपतित होगा उसको परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक, कम से कम दो भाग होने चाहिए, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और यह विभाजित भाग पुनः क्या होते हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और इसे, जिससे क्या होती है? व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। ये विधि है तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा और इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे सभी में यही काम आएगी। तो देख लो, इस विधि में, इस विधि में आपतित तरंगाग्र, जो भी तरंगाग्र आपतित हो रहा है, इस विधि में आपतित तरंगाग्र, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को
परावर्तन या अपवर्तन। इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है, यह विभाजित भाग क्या होते हैं? पुनर्ध्यारोपित होंगे। यह विभाजित भाग विभाजित कर दिया जाता है और यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो क्या होगा? व्यतिकरण बिंदुओं का निर्माण होगा। यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर विभाजित होते हैं, यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो क्या होगा? अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। विभाजित होते हैं, ये विभाजित भाग इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया जाता है, दो विभाजित कर दिया जाता है। ये विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये है हमारे तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा। एक बार सुन ले, इस विधि में जो आपकी तरंगाग्र के विभाजन द्वारा बात कर रहे हैं, इस विधि में आपकी तरंगाग्र जो भी आपतित हो रहा है, आपकी तरंगाग्र को विभाजित करने की कोई ना कोई विधि चाहिए, या तो परावर्तन या अपवर्तन, कोई विधि ले सकते हैं। तो इस विधि में आपकी तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो यह विभाजित भाग जो भाग विभाजित हुए, ये विभाजित भाग पुनः अध्यारोपित, यह विभाजित भाग पुनः क्या होंगे? एक दूसरे पर क्या होंगे? अध्यारोपित। तो यह दोनों भाग यह भाग पुनः एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं और जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण होता है या व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये विधि थी हमारे पास तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा। देख लो एक मिनट इसको। दूसरी विधि हमारे पास आयाम
आयाम के विभाजन के द्वारा। ये तो पहली विधि थी। और दूसरी विधि है आयाम के विभाजन के द्वारा। ये इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं किस विधि में इसका उपयोग किया जाएगा। तो उदाहरण एग्जाम्पल जैसे लिख लो, जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, मतलब यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग अपन पढ़ेंगे उसमें इस विधि का तरंगाग्र के विभाजन वाली जो विधि है उसका उपयोग किया जाएगा। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, उसमें इसका उपयोग होता है। दूसरा है हमारे पास आयाम के विभाजन द्वारा, आयाम के विभाजन दूसरी विधि है हमारे पास आयाम के विभाजन के द्वारा। तो पहले पढ़ ली, अब दूसरी आयाम के विभाजन के द्वारा। तो आयाम के विभाजन द्वारा विधि में क्या होगा, इस विधि में आपतित जो तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र के आयाम को, क्योंकि यहाँ पर क्या है आयाम है तो इसमें आयाम को तोड़ेंगे, तो इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को परावर्तन या अपवर्तन, बाकी कंडीशन वही है, परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है, भाग विभाजित कर दिया जाता है। यह विभाजित भाग पुनः एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है और व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। तो ये विधि ऐसी की ऐसी है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल बस यहाँ पर तरंगाग्र का विभाजन किया था या आयाम का विभाजन करेंगे, अंतर इतना सा और कुछ भी नहीं है। तो देखें दूसरी विधि को अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी दूसरी विधि, तो देखो इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को, बस के आयाम और जुड़ जाएगा, बाकी ऐसी की ऐसी रह जाएगी और कोई चेंजेस नहीं है। परिभाषा याद करो, एक के साथ एक गिफ्टेड, एक को याद करने के बाद एक के साथ दूसरी परिभाषा गिफ्टेड मिल जाती है, केवल यहाँ पर आयाम आ रहा है तो यहाँ आयाम शब्द जरूर आएगा। इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम जोड़ते पूरी एक ये परिभाषा बन जाएगी और हमें दूसरी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो देखो इस विधि में आयाम विभाजन वाली, इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को, आपतित, इस विधि में आपतित तरंगाग्र, इस विधि में आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र के आयाम इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को, आप देखो ऐसा कैसा है कि आयाम और जोड़ा है, इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में, किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को, बस इतना शब्द ऐड हुआ है, इस विधि में आपतित तरंगाग्र के आयाम को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित
विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह विभाजित भाग, यह विभाजित भाग क्या करते हैं, पुनः, यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित यह विभाजित भाग पुनः जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है और व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है, और व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। और व्यतिकरण फ्रिंजें मतलब जो आकृति है वो बनती है, व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। तो क्या हो गया, देखें दोनों परिभाषा को गौर करें तो एक परिभाषा को अगर हमने याद कर लिया तो दूसरी परिभाषा वैसी की वैसी ही है। बस एक परिभाषा को याद करना है, दूसरी परिभाषा वैसी की वैसी रहेगी। मतलब यहाँ पर तरंगाग्र है तो डायरेक्ट रहेगा इस विधि में आपी तरंगाग्र को, इस विधि में जैसे तरंगाग्र विभाजन द्वारा इस विधि में आपी तरंगाग्र को, परावर्तन या अपवर्तन किसी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है और ये विभाजित भाग पुनः अध्यारोपित होते हैं और व्यतिकरण फ्रिंज का निर्माण करते हैं। जब व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है तो व्यतिकरण फ्रिंज बनेगी, पहली विधि। दूसरी विधि आयाम, तो वो क्या हुई है, इस विधि में वही लैंग्वेज है, इस विधि में आपकी तरंगाग्र के आयाम को, क्योंकि आयाम है तो आयाम को तोड़ेंगे, इस विधि में आपकी तरंगाग्र के आयाम को परावर्तन या अपवर्तन किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और ये विभाजित भाग पुनः एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है और व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। अब इसका उदाहरण जैसे किसमें इसका यूज करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। यूज किसमें किया जाएगा कि इसका जो उदाहरण है वो है माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी जो कि पुरानी बुकों में सन 2010 के पहले देखते तो वहां पर एक टॉपिक हुआ करता था माइकलसन व्यतिकरण मापी, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद अब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलता है टॉपिक फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं। तो इसका जो उदाहरण है हमारे सिलेबस में नहीं है, आयाम विभाजन द्वारा, ये हमारे सिलेबस में है, ये याद होना चाहिए क्योंकि विधि पता होना चाहिए कौन कौन सी विधि है क्योंकि आगे काम आएगा। तो जैसे इसका उपयोग किसमें करते हैं हम, माइकलसन व्यतिकरण मापी, इसका उपयोग जो करते हैं हम माइकलसन व्यतिकरण मापी। तो इसका उपयोग किया जाता है, एक एपरेटस होता है माइकलसन व्यतिकरण मापी जो है माइकलसन व्यतिकरण मापी में ये आयाम विभाजन जो विधि है उसका उपयोग किया जाता है। यंग के दूसरे प्रयोग में तरंगाग्र के विभाजन वाली विधि का उपयोग किया जाता है। अब अगली विधि हमारी यंग का द्विस्लिट प्रयोगी होगा, तो वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, फ्रिंज चौड़ाई वगैरह हम याद करते हैं तो उसमें भी काम आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक साल छोड़ के टॉपिक आता रहता है, कितनी बार 2-2 साल तक बोर्ड में आया हुआ है।
और कितनी बार एक साल का गैप लग जाता है दूसरे साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी इसके इंपोर्टेंट चांस है आने की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माइकलसन सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यंग का द्विसलिट प्रयोग। आज की क्लास हम यही ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।